हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विन ग्रो फैक्ट्स। आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने राजस्थान का सामान्य परिचय देखा था, जिसमें हमने देखा था कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, पक्षी कौन सा है, वो घोषित कब हुए, उनके वैज्ञानिक नाम और राजस्थान के ज़िले, उनका निर्माण कब हुआ, उनकी सीमाएं कौन से राज्य से लगती है, कौन से देश से लगती है, ये सब हमने पिछली क्लास में देखा था। और आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश से। भौतिक प्रदेश में सबसे पहले एक व्यक्ति थे सेल्सबरी महोदय नाम के। उन्होंने जो भू आकृति थी उसको 3 श्रेणियों में बांटा था। एक थी प्रथम श्रेणी, उसमें आ जाते हैं महाद्वीप और महासागर। दूसरी आ जाती है द्वितीय श्रेणी, उसमें आ जाते हैं पर्वत, पहाड़ और जो मैदान का जो क्षेत्र होता है वो, ठीक है। और जो तीसरा है वो उसमें आ जाता है जलप्रपात, घाटियाँ और डेल्टा, ठीक है। ये जो सेल्सबरी महोदय के अनुसार ये जो 3 श्रेणियों में इसको विभक्त की गई थी भू आकृति को, ठीक है। अब आगे क्या है कि प्रारंभ में जो हमारी पृथ्वी थी वो तो तरल अवस्था में थी, क्योंकि उस टाइम जो ज्वालामुखी उद्गार हो रखे थे तो इतनी सारी आग थी, उसकी वजह से पूरी पृथ्वी थी वो तरल अवस्था में थी। तो धीरे धीरे जो वैसे भी पृथ्वी ठंडी होने लग गई थी और एकीकृत होकर वो एक ठोस रूप उसने धारण कर लिया था। और जो ठोस रूप था वो क्या कहलाया था, वो कहलाया था पेंचिया। और उसके चारों ओर एकीकृत जो थोड़ा जल का भाग था, जिसमें जल ही जल था, वो हमारा कहलाया था पेंथालासा, ठीक है। उसके बाद जो पृथ्वी थी वो 2 भागों में बंट गई थी। एक हो गया था हमारा अंगारा लैंड और एक हो गया था हमारा गोंडवाना लैंड। और उसके बीच जो अवशेष बचा था उसको हम कहने लगे थे तैतीस सागर। तो अगर हम बात करें कि अंगारा लैंड है उसमें कौन कौन सी जगह आती है, तो उसमें एक तो हमारा उत्तरी अमेरिका आता है, एक एशिया आता है और एक यूरोप आता है, ठीक है। और अगर बात करें गोंडवाना लैंड की तो उसमें आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका, ठीक है। ये आ जाते हैं हमारे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में। और अगर बात करें हम 33 सागर की, तो 33 सागर में आ जाता है थार का मरुस्थल, ठीक है। थार का मरुस्थल आ जाता है हमारे 33 सागर में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बातें कर लेते हैं कि राजस्थान का, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उनका वर्गीकरण कौन कौन से व्यक्तियों ने किया था और उन्होंने अपने वर्गीकरण को किस किस आधार पर किया था, ठीक है। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था, वो किया था वीसी मिश्रा ने। कब किया था, 1968 में। और इनकी पुस्तक थी वो कौन सी थी, राजस्थान का भूगोल। और इन्होंने कितने भागों में बांटा था, इन्होंने राजस्थान को 7 भागों में बांटा था। पहला आ जाता है हमारा नहरी, जिसमें इन्होंने रखा था गंगानगर और हनुमानगढ़ को। हमें पता है जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, वो जो लिफ्ट परियोजना है वो भी गंगानगर और हनुमानगढ़ से है। तो हम नहरी क्षेत्र को इसे याद रख सकते हैं गंगानगर और हनुमानगढ़ से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है शुष्क मरुस्थल, उसमें इन्होंने रखा था जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर को, ठीक है। और अगर बात करें अर्ध शुष्क मरुस्थलीय की, तो उसमें आ जाता है सीकर, चूरू, झुंझुनू जो हमारा शेखावाटी क्षेत्र है वो, और नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर, ठीक है। बात करें अगर अरावली की, तो उसमें इन्होंने रखा था राजसमंद, सिरोही और उदयपुर को। और पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश में जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा और बूंदी को रखा था। और अगर बात करें चंबल बीहड़ की, तो इसमें आ जाता है सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। और अगर देखें कि दक्षिणी पूर्वी कृषि में कौन कौन से जिले थे, तो उसमें आता है हमारा कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर आ जाता है, ठीक है। ये तो वर्गीकरण किया था वीसी मिश्रा ने। अब हम देख लेते हैं कि जो रामलोचन महोदय हैं उन्होंने कौन से भागों में इनको वर्गीकृत किया था। तो सबसे पहले तो रामलोचन महोदय उन्होंने 1971 में 2 प्रदेशों में इसको विभक्त किया था। एक तो था राजस्थान और एक था राजस्थान पठार। ऐसे करके पहले उन्होंने 4 भाग किए और इस 4 भाग के उन्होंने 12 उपभाग किए थे। और अभी जो एग्ज़ाम हुआ था ईओआरओ का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि भूखंडों के आधार पर राजस्थान को कितने उपभागों में बांटा गया था, तो उसका आंसर था 12। तो 12 उपभागों में बांटा है रामलोचन महोदय ने। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से भाग हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है
मरुस्थल, मरुस्थल में आ जाता है जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। और राजस्थान का जो बांगड़ है उसमें आ जाता है घग्गर, कांतली, नागौरी सेतर और लूणी बेसिन। और अगर बात करें अरावली की तो इसमें आ जाता है उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। और अगर बात करें चंबल बेसिन की तो उसमें आ जाता है मध्य चंबल बेसिन और निम्न चंबल बेसिन। ऐसे करके ये टोटल 12 उपभाग है जिसमें रामलोचन महोदय ने बांटा था। ठीक है, अब हम इसकी डिटेल्स देख लेते हैं, तो चलिए आगे चलते हैं। और आगे अगर हम बात करें कि जो वर्तमान में जो वर्गीकरण है वो किसने किया, तो वर्तमान में जो वर्गीकरण है वो किया था एच.एम. सक्सेना ने 1994 में। और इनकी जो पुस्तक थी वो थी राजस्थान का वृहद भूगोल। ठीक है, और इन्होंने जो वर्गीकरण किया था वो निर्माण के क्रम के आधार पर किया था। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले आ जाता है अरावली, तो अरावली को हम प्री कैम्ब्रियन युग का मानते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें दक्षिणी पूर्वी पठार की तो ये मध्यजीवी या फिर इसको हम क्रिस्टेशियस युग का मानते हैं। और पूर्वी मैदान और पश्चिमी मैदान दोनों को हम नवजीवी या प्लिस्टोसीन मानते हैं। अभी जो एक एग्ज़ाम हुआ था सीईटी का, उसमें एक अरावली का क्वेश्चन पूछा था, उसमें प्री कैम्ब्रियन युग में से एक ऑप्शन दिया हुआ था। तो आपको याद रखना है कि जो प्री कैम्ब्रियन युग है वो अरावली से संबंधित है। ठीक है, तो अब इनकी डिटेल्स में देख लेते हैं कि अरावली है तो वो क्या है, किस प्रकार की है, अरावली की चोटियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ, ये सब देख लेते हैं हम एक बार अरावली की पूरी डिटेल्स। सबसे पहले अरावली, अरावली क्या है, सबसे प्राचीनतम है, हमें पता है। ये जो आरंभ में थी ये कैसी थी, वलयाकार थी। और अब इसमें वर्तमान में जो स्वरूप है वो हो गया हमारा अवशिष्ट स्वरूप। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये भारत के किसका हिस्सा है भारत में, तो ये भारत में प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। और अगर बात करें अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में ये किसका हिस्सा है, तो ये है गोंडवाना लैंड का हिस्सा। ठीक है, बात करें अगर ऊंचाई की तो प्रारंभ में इसकी ऊंचाई थी 2700 से 2800 मीटर। और अगर अब बात करें तो अब इसकी ऊंचाई हो गई है केवल मात्र 930 मीटर। ठीक है, और अगर बात करें इसके भूगर्भिक अध्ययन किसने किया था, तो वो किया था हेरोन मोहदी नामक व्यक्ति ने। ठीक है, यहाँ पे जो खनिज है वो कौन से पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं धात्विक खनिज। यहाँ पे वर्षा होती है 50 से 80 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे वनों की मात्रा ज़्यादा है तो यहाँ पे वर्षा भी 50 से 80 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। ठीक है, अगर बात करें चट्टानों की तो यहाँ पे आगामी चट्टानें पाई जाती है जिसमें ग्रेनाइट और बेसाल्ट्स होते हैं। ठीक है, भारत में इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कितना है, कौन कौन से राज्यों में है, ये देख लेते हैं। तो भारत में इसका विस्तार है 692 किलोमीटर। ठीक है, ये गुजरात से शुरू होती है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक है। और इस अगर बात करें कि सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है, तो वो सर्वाधिक विस्तार है राजस्थान में 550 किलोमीटर तक। ठीक है, और अगर देखें कि राजस्थान में ये कहाँ से शुरू होती है, तो ये आबू सिरोही से शुरू होकर खेतड़ी, झुंझुनू तक इसका विस्तार है। ठीक है, और अगर इसकी दिशा की बात करें तो इसकी दिशा आ जाती है हमारे राजस्थान में, जैसे ये राजस्थान है। ठीक है, और अगर इसकी दिशा बात करें तो ये यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक जाती है खेतड़ी, झुंझुनू तक। ठीक है, तो इसकी दिशा क्या आ जाएगी, इसकी दिशा आ जाएगी हमारी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। और अगर बात करें क्षेत्रफल की तो यहाँ पे क्षेत्रफल तो है 9% और जनसंख्या है जो निवास करती है 10%। मतलब कि जितना क्षेत्रफल है उससे भी ज़्यादा यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है। और एच.एम. सक्सेना ने यहाँ पे जिले कौन कौन से बताए हैं, एक बताया है अलवर, जयपुर, दौसा, अजमेर, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर। ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई इसकी कहाँ पे है, सर्वाधिक ऊंचाई इसकी सिरोही में है। ठीक है, और सर्वाधिक विस्तार की अगर बात करें तो वो कहाँ पे है, उदयपुर में है। ठीक है, और अगर इसमें देखें हम मिट्टी, तो मिट्टी इसमें पाई जाती है पर्वतीय या इनसेप्टिसोल। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, पर्वतीय या इनसेप्टिसोल मिट्टी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आई हुई है कृषि। यहाँ पे कृषि कैसे की जाती है, कृषि की जाती है स्थानांतरित या पुष्प फॉर्मिंग कृषि कहते हैं इसको, और इसको हम वालरा भी कहते हैं। ठीक है, अभी सेकेंड ग्रेड का एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें वालरा के बारे में पूछा गया था कि वालरा क्या है। ये एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है। अगर हम बात कर लें कि चिमाता और दक्षिया क्या होता है, तो चिमाता क्या होता है,
पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि, मतलब कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे कृषि करते हैं उसको हम चिमाता कहते हैं, और जो मैदानी भाग हैं वहाँ पर वृक्षों को जलाकर जो कृषि की जाती है उसे हम दचिया कहते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कि फसल की, तो अरावली के क्षेत्र में कौन सी फसल सर्वाधिक होती है, वो होती है मक्का। और अगर हम बात करें कि जनजाति, यहाँ पे कौन सी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है, तो यहाँ पे सर्वाधिक भील जनजाति पाई जाती है, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं अरावली का उपविभाजन। अरावली का उपविभाजन 3 भागों में किया गया था, एक तो उत्तरी अरावली, दूसरा मध्य अरावली और तीसरा हो गया था हमारा दक्षिणी अरावली, ठीक है। एक बार हम उपविभाजन देख लेते हैं। उपविभाजन में सबसे पहले आ जाता है ये वाला भाग कहलाता है उत्तरी अरावली, और ये जो बीच वाला भाग कहलाता है वो कहलाता है मध्य अरावली, और ये वाला भाग कहलाता है हमारा दक्षिणी अरावली। तो उत्तरी अरावली में कौन से जिले आ जाते हैं, झुंझुनू आ जाता है, सीकर आ जाता है, जयपुर और अलवर आ जाता है। ये क्या है, यहाँ पर उत्तरी अरावली में ये सतत ना होकर, लगातार ना होकर, ये क्या है, असतत है। क्या है, असतत है। और असतत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कांतली बेसिन पाए जाते हैं, साबी नदी बेसिन पाए जाते हैं और बाणगंगा नदी बेसिन पाए जाते हैं। यहाँ पे जो बेसिन पाए जाते हैं उसकी वजह से ये सतत ना होकर असतत है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें कि मालखेत क्या है, मालखेत है जो अरावली का सीकर में स्थानीय नाम है। स्थानीय नाम क्या है, मालखेत है, ठीक है। और अगर हम बात करें चोटियों की, तो उत्तरी अरावली में कौन कौन सी चोटियाँ पाई जाती है, तो पहली हो जाएगी रघुनाथगढ़, दूसरी मालखेत, तीसरी लोहालगढ़ और चौथी भेजागढ़। और अगर हम बात करें मध्य अरावली की, तो मध्य अरावली कहाँ पर है, ये है अजमेर में हमारे। और यहाँ पर क्या है, ये सर्वाधिक कटी-फटी है। कटी-फटी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मानव ने सर्वाधिक दोहन किया है, इसका सर्वाधिक उपयोग किया है, उसकी वजह से ये सर्वाधिक कटी-फटी है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर हम चोटियों की, तो चोटियाँ कौन कौन सी है, एक है गोरमजी जिसको हम टोटगढ़ भी कहते हैं, दूसरी है तारागढ़, नाग चोटी। और अगर बात करें कि घाटी, तो यहाँ पे कौन सी घाटी है, एक यहाँ पे एक घूघरा घाटी है। और पुष्कर में ही एक जगह है, सॉरी अजमेर में है एक जगह है पुष्कर, वहाँ पे कौन सा मंदिर है, सावित्री जी का मंदिर है। और यहाँ पे बनाया गया है तीसरा रोपवे, ठीक है। पहला रोपवे कहाँ पे है, सुंदा माता भीनमाल में। और अगर हम बात करें दर्रों की, तो यहाँ पे कौन कौन से दर्रे हैं, बर दर्रा है, परवेरिया दर्रा है, श्योपुर दर्रा है और सुराघाट दर्रा है, ठीक है। कौन सा दर्रा है, सुराघाट दर्रा है, ठीक है। अब हम इधर देख लेते हैं एक बार दक्षिणी अरावली के बारे में। तो दक्षिणी अरावली में कौन कौन से जिले आ जाएंगे, एक आ जाएगा सिरोही, राजसमंद, उदयपुर। और यहाँ पे क्या है, सर्वाधिक ऊंचाई और सर्वाधिक विस्तार अगर पूछे तो वो कहाँ पर है, अरावली का दक्षिणी अरावली में, ठीक है। और अगर बात करें हम चोटियों की, अगर सर्वाधिक ऊंचाई है तो गुरु शिखर की है, और सिरोही में है गुरु शिखर, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। और यहाँ पर एक दत्तात्रेय का मंदिर है, वो है 5 मीटर ऊंचा। एग्जाम्स में 1722 भी आता है और 1727 भी आता है, तो आप इनमें से कोई सा भी ऑप्शन टिक कर सकते हैं, कोई सा भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है चोटी हमारी शेर चोटी, वो भी सिरोही में ही है। तीसरी आ जाती है दिलवाड़ा, सिरोही में, जरगा उदयपुर में, अचलगढ़ सिरोही में और कुंभलगढ़ राजसमंद में। और इनकी ये जो दक्षिणी अरावली की जो चोटियाँ हैं, इसकी मैंने एक ट्रिक भी बना दी है, वो आप मेरे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं और इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो उस YouTube चैनल पे जाके देखिए ट्रिक्स को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे अरावली के पठार का पठार। लसाड़िया का पठार कहाँ है, उदयपुर में है, जो जैसमंद झील है उसके पास में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कांसन का पठार और दूसरा है कांकनवाड़ी का पठार। ये दोनों पठार कहाँ पर हैं, अलवर में है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि जो सबसे ऊंचा पठार है वो कहाँ पर है, सिरोही में है, और उसका नाम क्या है, उड़िया का पठार है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आबू का पठार, वो भी कहाँ पर है, सिरोही में, और ये एक प्रकार की पेंथोलित और इंसेलबर्ग संरचना भी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हम चित्तौड़गढ़ में कौन कौन से पठार है, तो एक हो जाता है हमारा मेसा का पठार और एक होता है हमारा मानदेसरा का पठार।
और ये जो मेसा का पठार है वहाँ पे बेड़ज और गंभीरी नदी है, उन दोनों का संगम स्थल है। ठीक है, और इन्हीं के संगम स्थल पर बना हुआ है हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है, नेक्स्ट बात करें भीलवाड़ा की, तो यहाँ पे है बीजासन का पठार। और अगर हम बात करें ऊपर माल के पठार की, तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, बिचौलिया भीलवाड़ा से भैंसरोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ तक। ठीक है, और बात करें भोराट की, तो वो जाता है हमारा कुंभलगढ़ राजसमंद से घोगुंदा उदयपुर। और भोमट कहाँ से कहाँ तक है, तो वो आ जाता है सिरोही उदयपुर डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं उसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं उसको पूर्वी सिरोही में कहते हैं भाकर। और अगर उत्तरी पश्चिमी उदयपुर की बात करें तो वहाँ पे कहते हैं मगरा। और उदयपुर में ही जो कम ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ हैं उसको हम कहते हैं मगरी, मगरा और मगरी। ठीक है, उदयपुर में ही एक पहाड़ी है उसको हम झरगा कहते हैं, और उदयपुर में ही गोलाकार और कटी फटी पहाड़ियाँ हैं उसको हम कहते हैं गिरवा। और झरगा और रागा के बीच का जो हरा भरा भाग है वो कहाँ है, उदयपुर में, और उसको हम क्या कहते हैं, देश हरो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जैसलमेर में कौन सी पहाड़ियाँ हैं, एक है त्रिकुट की पहाड़ी, एक है थायात की पहाड़ी और एक है स्वर्णगिरी की पहाड़ी। तो जो थायात की पहाड़ी है वहाँ पर से हमें क्या मिले हैं, जो डायनासोर है उसके फुटप्रिंट मिले हैं हमें। ठीक है, क्या मिले हैं, डायनासोर के फुटप्रिंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें हम जोधपुर की, तो जोधपुर में है चिड़ियाटोप की पहाड़ी और दूसरी है मैसूरिया की पहाड़ी। और चिड़ियाटोप की पहाड़ी पर हमें पता है जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो स्थित है। ठीक है, कौन सा दुर्ग स्थित है, मेहरानगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट बात करें अगर हम झुंझुनू की, तो झुंझुनू में आ जाता है हमारा खेतड़ी सिंगाना, दोसी, मोढ़ा, लोहालगढ़ और साकंबरी की पहाड़ियाँ। और अगर हम बात करें खेतड़ी सिंगाना की, तो ये है जो यहाँ पे तांबा है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तांबा। और साकंबरी है, इसको कंजर्वेशन रिजर्व में शामिल किया गया है। ठीक है, कंजर्वेशन रिजर्व में शामिल किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अजमेर में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो अजमेर में है हमारी अजमेर में कौन सी पहाड़ी है, अजमेर में है नाग पहाड़ी, पुष्कर की पहाड़ी, मेरवाड़ा की पहाड़ी और कुकड़ा की पहाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें सीकर की, तो सीकर में आ जाती है हर्षनाथ की पहाड़ी, जीर्ण माता की पहाड़ी, मालखेत की पहाड़ी, नीम का थाना की पहाड़ी और खंडेला की पहाड़ी। तो जीर्ण माता का मंदिर भी है रेवासा सीकर में, इसको भी आप ध्यान रख लेना, रेवासा सीकर में है। और नीम का थाना वहाँ पे आपको पता हो तो गणेश्वर सभ्यता भी है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट अगर बात करें हम जालोर की, तो जालोर में है स्वर्णगिरी की पहाड़ी और जसवंतपुरा की पहाड़ी। और जसवंतपुरा है उसमें है जरोल, डोरा, रोजा, इसराना और सुंदा, ये इसकी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, जिसमें जो सुंदा पर्वत है उस पर फर्स्ट रोपवे बनाया गया है। ठीक है, फर्स्ट रोपवे बनाया गया है। और सुंदा पर्वत पर ही सुंदा माता का मंदिर भी है, जो कहाँ पर है, जालोर के ही भीनमाल में है। ठीक है, कहाँ पर है, जालोर के भीनमाल में। नेक्स्ट अगर बात करें हम जयपुर में मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ हैं, बेराट है, सेवर है, आमेर है, चाकसू है और ईगल की पहाड़ियाँ हैं। तो बेराट में कौन सी सभ्यता आ जाएगी, बेराट सभ्यता आ जाएगी। और अगर हम बात करें चाकसू, तो चाकसू में क्या है, चाकसू में शीतला माता का मंदिर भी है। ठीक है, और अगर हम बात करें इक्कल की पहाड़ियों की, तो यहाँ पे क्या है, हमारा जयगढ़ दुर्ग बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें बाड़मेर की, तो बाड़मेर में आ जाता है सिवाना में आ जाती है हमारी 56 की पहाड़ियाँ। वहाँ पर क्या है, नाकोड़ा और पीपलूट की दो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें भरतपुर की, भरतपुर में कौन सी पहाड़ियाँ हैं, भरतपुर में है मानी की पहाड़ी और बंसी पहाड़पुर की पहाड़ी। ठीक है, बात करें अगर राजसमंद की, तो राजसमंद में है खमनोर, बिजराल और दिवेर की पहाड़ी। हमें पता है कि खमनोर से कौन सी नदी का उद्गम होता है, उससे होता है बनास नदी का उद्गम। और बात करें अगर बिजराल से, तो बिजराल से होता है खारी नदी का उद्गम, और दिवेर से होता है हमारी कोठारी नदी का उद्गम। ठीक है, कोठारी नदी का उद्गम। और अगर हम बात करें करौली में, तो करौली में है त्रिकुट पर्वत,
वहाँ पे कौन सा मंदिर है? केला माता का मंदिर है, ठीक है। और केला माता की याद में कौन सा गीत गाया जाता है? तो वो गाया जाता है लांगुरिया गीत। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप याद रखना। नेक्स्ट अगर बात करें हम अलवर की, तो अलवर में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? एक है उदयनाथ, सरिस्का, बानगढ़ और बाला किला। तो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, आपको पता हो तो सरिस्का एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। और यहाँ पे सेकंड टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया है, ठीक है। सेकंड टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया है, ठीक है। और बाला किला की पहाड़ियों पर बाला किला दुर्ग भी है और भानगढ़ की पहाड़ियों पर भानगढ़ दुर्ग है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर पाली की, तो पाली में आ जाती है नानी की पहाड़ियाँ, सारण की पहाड़ियाँ और सेंदड़ा की पहाड़ियाँ। तो जो नानी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे है सोजत दुर्ग। वहाँ पे कौन सा दुर्ग स्थित है? सोजत दुर्ग स्थित है। और सारण में क्या है? सारण में है रावचंद्र सेन की छतरियाँ। तो रावचंद्र सेन की छतरी कहाँ पर है? सारण की पहाड़ी पर। और सेंदड़ा की पहाड़ी पर क्या है? ये है सांप के फण के आकार की। कैसी है? सांप के फण के आकार की पहाड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सवाई माधोपुर में, तो सवाई माधोपुर में आ जाता है रणथंभौर की पहाड़ी और एक आ जाती है सिवाड़ की पहाड़ी। तो ये जो सिवाड़ की पहाड़ी है वहाँ पे है एक घुमेश्वर महादेव का मंदिर। घुमेश्वर महादेव का मंदिर है। वहाँ पे क्या है? एक नकली कैलाश पर्वत बनाया गया है। क्या बनाया है? नकली कैलाश पर्वत। और इसको हम और भी कहते हैं कि यहाँ पे अंतिम ज्योतिर्लिंग भी बना हुआ है, अंतिम ज्योतिर्शिवलिंग भी बना हुआ है, ठीक है। तो हमने एक भाग कंप्लीट कर लिया है अरावली का। दूसरा भाग आ जाता है हमारा दक्षिणी पूर्वी पठार का, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी पठार का। तो उसमें क्या आता है? इसको हम मालवा भी कहते हैं, हाड़ौती भी कहते हैं और दक्कन का पठार भी कहते हैं। बात करें अगर निर्माण की, तो इसका निर्माण हुआ है ज्वालामुखी उद्गार से। किससे हुआ है? ज्वालामुखी उद्गार से। यहीं पर एक झील है रामगढ़ क्रेटर झील, इसका भी जो निर्माण है वो ज्वालामुखी उद्गार से माना गया है, ठीक है। बात करें अगर विस्तार की, तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? कोटाबूंदी बाना झालावाड़ तक है। और ये किसका हिस्सा है? ये भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यहाँ का अगर क्षेत्रफल देखें तो क्षेत्रफल है 7% और जनसंख्या कितनी है? 10%। बात करें अगर वर्षा की, तो वर्षा यहाँ पे होती है 90 से 120 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल ज़्यादा है, क्षेत्रफल कम है और जनसंख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो कृषि है वो की जाती है गहन प्रकार की कृषि। और यहाँ पे व्यापारिक फसलें जिसमें मसाले सर्वाधिक होते हैं, ठीक है। अब देखें अगर इसमें मिट्टी की, तो यहाँ पे क्या होता है? लोहांश की उपस्थिति, मतलब लोहा सब सर्वाधिक होता है। इसके कारण इसकी जो मिट्टी होती है वो काली मिट्टी होती है, जिसमें जल ग्रहण की क्षमता सबसे अधिक होती है। और अगर जल ग्रहण की क्षमता सबसे अधिक है तो ये होती है सबसे उपजाऊ। और उपजाऊ होने के कारण इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वर्टिसोल। जो अरावली थी उसकी मिट्टी को हमने क्या कहा था? उसकी मिट्टी को हमने कहा था इनसेप्टिसोल। क्या कहा था? इनसेप्टिसोल। और ये मिट्टी कौन सी है? ये है वर्टिसोल। बात करें चट्टान की, तो यहाँ पे चट्टान कौन सी पाई जाती है? आग्नेय बेसाल्ट। और इसमें आता है बॉक्साइट और इसको हम एल्यूमिनियम भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसका उपविभाजन। इसका उपविभाजन किया गया है 5 भागों में। और इसका पहला भाग है शाहबाद उच्च भूमि। शाहबाद उच्च भूमि, इसको हम काली हांडी क्षेत्र भी कहते हैं। और इसके अलावा ये होता कहाँ पे? तो बारां का जो पूर्वी उच्च भूभाग है वहाँ पे है शाहबाद उच्च भूमि। और यहाँ पे शहरी जनजाति निवास करती है, जो राजस्थान की एकमात्र आदिम प्रकार की जनजाति है, ठीक है। दूसरी अगर बात करें हम, एक तो हो गया हमारा शाहबाद उच्च भूमि और दूसरा भाग हो जाएगा अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ। और ये जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हैं वो पाई जाती है बारां से झालावाड़ तक, ठीक है। उसमें भी इसके 3 अलग अलग भाग किए हुए हैं। पहला हो जाएगा रामगढ़ की पहाड़ियाँ, जो कहाँ पे है? बारां में। ये कौन से आकार की है? इसको हम हॉर्स शू या फिर घोड़े के नाल जैसी आकृति की ये पहाड़ी है। और ये वाला क्वेश्चन अभी फर्स्ट ग्रेड का एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि घोड़े के नाल की आकृति की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर पाई जाती है? तो ये कहाँ पर है? बारां में, ठीक है। नेक्स्ट है बूंदी की पहाड़ियाँ।
इनको हम आडा वाली पहाड़ियाँ भी कहते हैं। और यहाँ पे एक चोटी है उसको हम सातूर चोटी भी कहते हैं। और यहाँ पे दरे हैं उसमें आ जाता है बूंदी दरा, जेतवास दरा, रामगढ़ दरा और लाखेरी दरा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मुकुंदरा की पहाड़ियों की तो उसमें आता है कोटा और झालावाड़। और यहाँ पे मुकुंदरा की पहाड़ियों पर ही पाया है एक मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। और यहाँ पे एक चोटी है उसको हम कहते हैं चांदवाड़ी की चोटी। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें चंबल मैदान तो इसका तीसरा भाग कौन सा आ जाएगा, चंबल मैदान, जिसमें क्या होते हैं सर्वाधिक मसालों का उत्पादन होता है। और जो कोटा के आसपास है उसको हम कहते हैं कुंडला की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट आ जाता है झालावाड़ का पठार। इसमें क्या हो जाता है 300 से 350 मीटर ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ हैं उसको हम झालावाड़ के पठार में शामिल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डंग गंगाधर प्रदेश। झालावाड़ का जो दक्षिणी पश्चिमी का जो पठार है उसका क्षेत्र है उसमें आ जाता है डंग गंगाधर प्रदेश। ठीक है। ये जो दक्षिणी पूर्वी पठार के 5 उपविभाजन थे, पहला था शाहपाद उच्च भूमि, दूसरा था अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, तीसरा चंबल मैदान, चौथा झालावाड़ और पांचवा था हमारा डंग गंगाधर प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगर हम बात करें दक्षिणी पूर्वी पठार का जो भूगर्भिक हिस्सा है उसमें कौन कौन से जिले आते हैं दक्षिणी पूर्वी पठार के। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है विंध्य कगार। ठीक है। विंध्य कगार उसमें आ जाता है सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली। यहाँ पे क्या है बालू का पत्थर का सर्वाधिक जमाव है। और अगर हम बात करें ग्रेट बाउंड्री फोर्ट या वृहद सीमा भ्रंश की तो इसमें आ जाता है सवाई माधोपुर से चित्तौड़गढ़ तक। और कोटा, बूंदी और धौलपुर के जो जिले हैं वो आ जाते हैं हमारे ग्रेट बाउंड्री फोल्ट में। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके जो नेक्स्ट का टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियोस आपको जैसे ही मैं बनाऊँ आपको मिलती रहे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।